गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में लेक्चर सीरीज 63 को डिस्कस करेंगे। जैसा कि माय डियर हम लोग लास्ट लेक्चर में मेटल फॉर्मिंग से रिलेटेड हम लोगों ने वायर ड्राइंग प्रोसेस को डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने ये देखा डियर कि ड्राइंग हमारी क्या होती है और कितने टाइप से होती है। इन चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस किया था। अभी ड्राइंग से रिलेटेड हमारे जो डिफरेंट और टाइप्स के ड्राइंग है, जैसे हम लोग डीप ड्राइंग करते हैं, ग्रुप ड्राइंग करते हैं और ड्राइंग से क्या क्या डिफेक्ट्स आते हैं, उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। तो चलिए पहले कुछ और ऑपरेशन हमारे हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमारी फाइन ड्राइंग क्या होती है। फाइन मतलब बहुत ही स्मॉल हम लोग क्या देंगे, जो हम लोग कैविटी देते थे, जो हम लोग क्लियरेंस देते थे, क्लियरेंस को बहुत कम देंगे, वो हमारा कहलाता है फाइन ड्राइंग या फाइन ब्लैंकिंग प्रोसेस। तो आज हम लोग क्या करेंगे डियर, यहीं से स्टार्ट करते हैं और इसको आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए डियर देखिए, हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं कहाँ से, फाइन ब्लैंकिंग प्रोसेस से। फाइन ब्लैंकिंग प्रोसेस हमारा क्या होगा डियर, जैसे देखो ये हमारे पास डाई हो गई, ये हमारे पास क्या हो गई, डाई हो गई। नीचे के पार्ट को हम लोग डाई बोलेंगे और ऊपर से जो फोर्स हम लोग लगा रहे हैं उसे बोलेंगे पंच। अब आप देखो डाई और पंच के बीच में एक वी रिंग टाइप की सपोर्टिव प्लेट एक हम लोग लगा देते हैं। ये सपोर्टिव प्लेट होती है ताकि इस पंच को भी अगल बगल ना जाने दे, एग्जैक्ट इस पर ले जाकर क्या करे, कटिंग करेगी। एंड ये हमारा क्या होगा, ये वर्क पीस था, ये वर्क पीस था, कट कर इस शेप में आ गया है। अब इस तरीके से ये स्ट्रिप हमारी थी, तो ये हमारा कट कर ये ब्लैंक बन गया है। जो ब्लैंक बन गया है इसी को हम लोग यूज करते हैं, यही हमारा कहलाता है ब्लैंकिंग प्रोसेस। तो अब इस प्रोसेस में हम लोग देखिए क्या कर रहे थे, यहाँ पे देखो इधर से भी हम लोग क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, और इधर से जब कटने के बाद इसको फोर्स लगाकर हम लोग होल्ड करके बाहर रिमूव कर देते हैं। तो जब हम लोग इस पंच को सपोर्ट करने के लिए एक एक्स्ट्रा प्लेट या रिंग टाइप का मटेरियल यूज करते हैं सपोर्ट की तरह, उसे हम लोग बोलते हैं फाइन ब्लैंकिंग प्रोसेस। जैसे देखिए क्या कह रहा है इसमें, डाई आर डिजाइंड दैट हैव स्मॉल क्लियरेंस एंड प्रेशर पैड दैट होल्ड द मटेरियल while it is seared, the final result is blank that have extremely close tolerance। मीन्स इसमें ये होगा डियर कि जो डाई देखो, जो पंच और डाई के बीच में जो हम लोग ये क्लियरेंस देते थे, इस क्लियरेंस को बहुत ही स्मॉल रखेंगे। ऐसा नहीं क्लियरेंस हम लोग निग्लिजिबल नहीं कर देंगे। अगर क्लियरेंस निग्लिजिबल कर देंगे डियर तो ये पंच हमारा जाएगा डाई में क्या होगा, चोक कर जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, स्मॉल क्लियरेंस रखेंगे ताकि वर्कपीस में आसानी से ये कटता रहे। अब हम क्या करेंगे इसमें, देखिए जब यह मटेरियल कट जाएगा तो इस मटेरियल को भी होल्ड करने के लिए ये जो हमारा क्या है, डाई है, ये डाई इस मटेरियल को भी होल्ड करके रखता है। तो इस हमारे फाइन ब्लैंकिंग ऑपरेशन में क्या होगा, डाई डिजाइंड दैट हैव स्मॉल क्लियरेंस, स्मॉल क्लियरेंस को देगा और साथ में एक प्रेशर पैड भी यूज हम लोग करेंगे। ये जो हम देख रहे हैं एक प्रेशर पैड भी यूज करेंगे। एंड दैट होल्ड द मटेरियल, जो हमारे इस मटेरियल को होल्ड करेगा जब इसको हम लोग कट कर देंगे। जब हम लोग क्या करेंगे, ब्लैंक कर देंगे, तो हमारा क्या होगा, मटेरियल को होल्ड करेगा while it is seared, full stop, the final result is blank that have extremely close tolerance। जो हमारा फाइनल वर्क पीस बन के आएगा उसकी टॉलरेंस बहुत ही क्लोज होगी। टॉलरेंस मतलब क्या होगा, अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच के गैप को हम लोग, ये हमारा हो गया डियर फाइन ब्लैंकिंग ऑपरेशन। देन हम लोग स्लिटिंग ऑपरेशन देखते हैं डियर। स्लाइटिंग या स्लिटिंग ऑपरेशन हमारा क्या होता है, तो इसमें क्या होता है डियर, देखिए एक हमारे पास क्या होता है, लोअर नाइफ रोल होते हैं और एक हमारे पास क्या होते हैं, अपर नाइफ रोल होते हैं, और बीच पर से हमारी क्या होती है, सीट होती है। देखिए ये हमारी सीट है। जब ये रोल चलेगा और दोनों रोल के कॉर्नर, इस रोल का ये वाला कॉर्नर और इस रोल का ये वाला कॉर्नर आपस में मिलेंगे, तो यहाँ पे क्या बनेगा डियर, एक शार्प एज बनेगी। अब इस शार्प एज पर जो भी वर्कपीस इसके कांटेक्ट में आएगा तो वह वर्कपीस दो पार्ट में कटता हुआ आगे बढ़ेगा। इस प्रोसेस को हम लोग डियर बोलते हैं स्लाइटिंग। स्लाइटिंग मतलब स्लाइस की तरह काटना। मेटल शीट को थिकनेस, हैवी थिकनेस वर्कपीस को नहीं, स्मॉल थिकनेस वर्कपीस या मेटल शीट को काटने के लिए। देखिए मूविंग रोलर्स
ट्रेस आउट कॉम्प्लेक्स पाथ ड्यूरिंग कटिंग लाइक इन कैन ओपनर। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, दो मूविंग हमारे रोलर्स होते हैं जिसमें शार्प एज होती है, जिससे हम इस प्लेट को दो टुकड़ों में आसानी से काट देते हैं, जिसे हम बोलते हैं स्लाइटिंग ऑपरेशन। देन आफ्टर डियर नेक्स्ट हमारा होगा परफोरेटिंग ऑपरेशन। पूछा गया क्वेश्चन है परफोरेटिंग ऑपरेशन हमारा क्या होता है, शीट मेटल। इन शीट मेटल ऑपरेशन व्हाट इज परफोरेटिंग ऑपरेशन। चार ऑप्शन दिए रहेंगे जिसमें से एक ऑप्शन आपका ये दिया रहेगा। परफोरेटिंग ऑपरेशन में डियर हमारा क्या होता है, देखिए आप देखिए यहाँ पे शीट को हम लोग इधर से भी काट दे रहे हैं और यहाँ बीच पर भी हम लोग शीट को काट दे रहे हैं। देन ये हमारे पास वर्कपीस बच रहा है। तो इसके लिए देखिएगा डियर, व्हेन मल्टीपल होल विच आर वेरी स्मॉल एंड क्लोज टुगेदर आर कट इन फ्लैट वर्क मटेरियल इज कॉल्ड परफोरेटिंग प्रोसेस इन शीट मेटल प्रोसेस। शीट मेटल प्रोसेस में जब हम लोग क्या करते हैं डियर, स्मॉल डायमीटर मल्टीपल होल आर प्रोड्यूस, देन दिस टाइप ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड परफोरेटिंग प्रोसेस। एक होल हम लोग प्रोड्यूस करवा रहे हैं तो ये हमारा क्या कहलाता है डियर, पंचिंग या पियर्सिंग हम लोग कहते हैं। अब उसी को मल्टीपल होल जब हम लोग प्रोड्यूस कर देते हैं तो वह प्रोसेस कहलाता है परफोरेटिंग प्रोसेस। देन नेक्स्ट बात करते हैं नॉचिंग प्रोसेस। नॉचिंग का मतलब डियर क्या होता है, जैसे देखो हम शीट के किनारे पे कट करके कोई भी इस तरीके की डिजाइन बना दें, इस तरीके की डिजाइन बना दें तो ये हमारा कहलाता है नॉचिंग प्रोसेस। अगर बीच पर से हम लोग काटते तो यहाँ पे हम लोग क्या लगाते, एक रोलर लगाते, दोनों के कांटेक्ट से गुजरता ये इस तरीके से तो स्लाइड हो जाता है, यानी कि दो पार्ट में कट जाता। दो पार्ट में कटता तो इसे बोलते स्लाइटिंग प्रोसेस। और यहाँ पे देखो एज हम लोग काट दिए हैं तो ये हमारा क्या है, एज प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमारा कहलाएगा नॉचिंग प्रोसेस। और इस तरीके से देखो मल्टीपल होल हम लोग इस पर प्रोड्यूस कर दिए डियर, स्मॉल क्रॉस सेक्शन के और बहुत पास तो ये कहलाता है परफोरेटिंग। तो यहाँ नॉचिंग प्रोसेस क्या होगा डियर, मेटल पीसेस आर कट फ्रॉम द एज ऑफ ए शीट। जब हम लोग शीट के एज पर मेटल को काटेंगे स्ट्रिप्स या ब्लैंक पर तो वो हमारा कहलाएगा ए नॉचिंग प्रोसेस इन शीट मेटल प्रोसेस। ये हमारा हो गया डियर। आगे बात करते हैं ट्रिमिंग। ट्रिम मतलब देखो यहाँ क्या है, ट्रिमिंग का मतलब क्या है, कटिंग अनवांटेड एक्सेस मटेरियल। जब हमें देखो इस साइज के मटेरियल को काटना था, वो कुछ हमारे इस तरीके से ऐसे हमारे एक्सेसिव थे। अब इस शेप में काटना था तो यहाँ पे हमने क्या किया, इस शेप का पंच लिया और नीचे हमारा डाई की तरह वर्क कर रहा था, यहाँ पे सपोर्टिव डाई लगाया और ऐसे काट के इस पूरे के पूरे स्क्रैप को बाहर कर लिया तो हमें ये फाइन वर्कपीस एडॉप्ट हो गया। इस प्रोसेस को डियर हम लोग बोलते हैं ट्रिमिंग प्रोसेस। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कटिंग अनवांटेड एक्सेस मटेरियल। जो एक्स्ट्रा मटेरियल हमारे हैं उस एक्सेस या एक्स्ट्रा मटेरियल को हम लोग काट लेंगे एंड फ्रॉम द पेरिफेरी ऑफ ए प्रीवियसली फॉर्म कंपोनेंट इज कॉल्ड ट्रिमिंग प्रोसेस। ट्रिम मतलब काटना होता है, जैसे हम लोग बाल कटवाते हैं तो वो हमारा ट्रिमिंग प्रोसेस होता है। और जो बाल कटता है वो कौन सा फोर्स लगाता है, शियर फोर्स लगाता है, तो हमारे बाल की कटिंग होती है। सेम उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे ट्रिमिंग प्रोसेस करते हैं डाई एंड पंच के। देन आगे बात करते हैं सेविंग ऑपरेशन। तो जैसे देखो सेविंग ऑपरेशन हमारा क्या होगा डियर, ये हमारा हो गया पंच, ये हमारा हो गया डाई और ये हमारा देखो यहां से इस तरीके से हमारा हो गया वर्कपीस। अब इस वर्कपीस पे क्या करेंगे डियर, देखिए एक्यूरेट डायमेंशंस ऑफ द पार्ट आर obtained by removing a thin strip of metal along the edge is called saving operation। शीट मेटल प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, डाई को लेते हैं, डाई और पंच से वर्कपीस की शार्प एज को प्रोड्यूस करते हैं और उसकी फ्लैटनेस को अचीव करते हैं। देन आफ्टर इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सेविंग ऑपरेशन।
अच्छा, अगर हम लोग लकड़ी की बात करते थे तो यदि यह डब्ल्यू ए हो जाता, यहाँ पे यह डब्ल्यू हो जाता, वो हो जाता चिराई से प्रोसेस, मतलब चिराई से रिलेटेड टर्म हो जाता, जो लकड़ी की हम लोग चिराई करते हैं आरे मशीन पर, सा मशीन पर करते हैं तो सेविंग प्रोसेस हो जाता है। यस ए डब्ल्यू, सा मतलब आरी होती है। अब इस आरी पे ये हमारी कुछ इस तरीके से आरी ब्लेड होती है। ये इस तरीके से आरी ब्लेड होती है। इस पे अगर हम लोग कटिंग करते हैं तो वो हमारा कहलाता है सेविंग प्रोसेस। यस ए डब्ल्यू आई एन जी, सेविंग प्रोसेस। तो ये वाला सेविंग अलग है और ये वाला सेविंग अलग। आगे बात करते हैं। अब देखिए ये सेविंग हमारा क्या होगा डियर, एक्यूरेट डायमेंशन हमें अगर अचीव करना हो पार्ट में तो हम रिमूव करेंगे थिन स्ट्रिप, बहुत पतली पतली स्ट्रिप को रिमूव करके हम एक्यूरेट डायमेंशंस को अचीव कर लेंगे अपने वर्क पीस पर। ये हमारा कहलाएगा सेविंग प्रोसेस। देन नेक्स्ट बात करते हैं लैंसिंग ऑपरेशन। देखिए ये वर्क पीस हमारे पास था डियर, इस वर्क पीस में देखिए इस उभरे हुए पार्ट को अगर हमें ऐसे बनाना हो तो इसे बनाने के लिए देखो ये हम काट के ऐसे इसको उठा दिए, सीट को हमने काटा और ऐसे क्या किया, थोड़ा सा उठा दिया। यहाँ देखो इस सीट को हमने फिर और ज़्यादा इतना उठा दिया। पहले हमने थोड़ा सा कट किया, फिर यहाँ किनारे कट किया, इसको थोड़ा सा उठाया, फिर और दूर तक कट किया, फिर इतना उठा दिया। तो इस प्रोसेस को, जो वर्क पीस में हम इस तरीके का स्लॉट काट रहे हैं डियर, इस प्रोसेस को बोलते हैं लैंसिंग ऑपरेशन। ये ऑपरेशन एक एक आपके छोटे छोटे नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड हैं। आपको बस ऐसे जुबान पर रट के जाना है, याद करके जाना है। हो ना हो कभी एक आध क्वेश्चन इससे रिलेटेड बन जाता है तो आपको डायरेक्ट आंसर टिक करके चले आना है। तो इसमें क्या होगा, ए होल इज पार्शियली कट एंड देन वन साइड इज बेंट डाउन फ्रॉम ए सॉर्ट ऑफ द टैब और लोअर नो मेटल रिमूवल या नो स्क्रैप। हम मेटल को क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे कट किए, इसको उठाए, फिर थोड़ा सा और आगे कट किए तो और उठाए, फिर थोड़ा सा और आगे कट करके ऐसे मोड़ देंगे। तो इस प्रोसेस को हम लोग, यहाँ पे कोई भी स्क्रैप मटेरियल बाहर नहीं जाएगा, जो कटिंग करेंगे वह मेटल यहीं पे रह जाएगा। ऐसे प्रोसेस को डियर हम लोग बोलते हैं लैंसिंग। नेक्स्ट बात करते हैं स्क्वीजिंग मतलब दबाना होता है, प्रेस करना होता है। तो स्क्वीजिंग ऑपरेशन में क्या होगा डियर, मेटल इज केज्ड टू फ्लो ऑल पोर्शन ऑफ द डाई कैविटी अंडर द एक्शन ऑफ कंप्रेसिव फोर्स। जब हम मेटल को दबाएंगे तो वह सभी, जैसे देखो ये हो गया मान लो मेटल, ये हो गई आपकी डाई। अब यहाँ पे देखिए डियर, देखिए ये मान लीजिए ये हो गई डाई। अगर इस मेटल को हम लोग ऐसे कंप्रेसिव फोर्स लगाकर, मान लो ये हो गया आपका पंच, अब इसे दबाएंगे तो यह मेटल आपका क्या होगा, इस तरीके से फैल कर पूरे इस वर्कपीस में, सॉरी इस डाई में फिल हो जाएगा। इसको हम लोग बोलेंगे, इसे कंप्रेस करेंगे। जब यह फैलेगा तो यही तो हमारा स्क्वीजी मतलब दबाना होता है, दबाकर फैलाना। तो इस तरीके से प्रोसेस को स्क्वीजिंग। नेक्स्ट बात कर रहे हैं डियर, नेक्स्ट बात कर रहे हैं स्टील रूल्स। स्टील रूल्स क्या होगा, सॉफ्ट मटेरियल आर कट विथ ए स्टील स्ट्रिप। ये जो हमारी होगी इस तरीके से हम एक स्ट्रिप में कन्वर्ट कर लेंगे। देन द शेप्ड सो दैट एज इज द पैटर्न टू बी कट इज कॉल्ड स्टील रूल। पतले पतले स्टील स्ट्रिप में हम लोग सॉफ्ट मटेरियल को कट कर लेंगे, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्टील रूल्स। देन आफ्टर आगे बात करते हैं निबलिंग ऑपरेशन। निबलिंग ऑपरेशन क्या होगा डियर, देखो इस तरीके से हम ऐसे, देखो पहले इस क्रॉस सेक्शन पे यहाँ पे पंच से काटे, फिर यहाँ काटे, फिर यहाँ काटे, फिर ये, तो इस तरीके के शेप को हम लोग अपने वर्कपीस में प्रोड्यूस कराना चाह रहे हैं। तो ये ऑपरेशन हमारा कहलाता है निबलिंग। मतलब क्या होगा डियर, इसमें ए सिंगल पंच, एक सिंगल पंच हमारे पास होगा, एक बार काटेगा, दोबारा काटेगा, तीसरी बार, चौथी बार, पास पास काटता हुआ मल्टीपल पंचिंग ऑपरेशन कर देगा, उसी को हम लोग बोलेंगे निबलिंग। दैट मीन्स ए सिंगल पंच इज मूव्ड अप एंड डाउन रैपिडली, कॉमा ईच टाइम कटिंग ऑफ ए स्मॉल अमाउंट ऑफ मटेरियल। वो सिंगल पंच आपका होगा, मान लीजिए ये आपका हो गया पंच।
अब इसे हम ले आए, पहले यहाँ पे कट किए, फिर जल्दी जल्दी यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, ऐसे जल्दी जल्दी कट करते हुए चले गए। वो हमारा इस तरीके से बन जाएगा। देन दिस अलाउ ए सिंपल डाई टू कट कॉम्प्लेक्स स्लॉट इज कॉल्ड निबलिंग प्रोसेस। मल्टीपल, देखो मल्टीपल, अगर हम एक सिंगल पंच से मल्टीपल स्लॉट अंदर जल्दी जल्दी काटते चले जाएंगे, उसी को बोलते हैं निबलिंग प्रोसेस। नेक्स्ट बात कर रहे हैं डियर, इलास्टिक रिकवरी और स्प्रिंग बैग। जब मटेरियल आपका इलास्टिक लिमिट तक हम लोग फोर्स लगाएं और जब फोर्स को रिड्यूस कर दें तो मटेरियल अपने पूरे शेप एंड साइज को कंप्लीटली रीगेन कर लेता है, तो उसे बोलते हैं कंप्लीट इलास्टिक या परफेक्ट इलास्टिक मटेरियल। और अगर इलास्टिक लिमिट के ऊपर अपर यील्ड तक, ये हम लोग यहाँ पे देखिए इस तरीके से, ये हमारा क्या होता था, फ्रैक्चर पॉइंट होता था। फ्रैक्चर पॉइंट होता था यहाँ से लेके यहाँ तक आपका क्या होता था, स्ट्रेन। देखिए यहाँ से लेके, देखिए पहले स्टील अगर आपका होता था तो पॉइंट ए पे आपका होता था प्रोपोर्शनल लिमिट, देन आपका होता था इलास्टिक लिमिट बी पॉइंट पे, देन यहाँ पे अपर यील्ड लिमिट होता था और यहाँ पे लोअर यील्ड लिमिट होता था। यहाँ पे आपका क्या होता था, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता था। देन आफ्टर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के बाद क्या होता था, आपका स्ट्रेन हार्डनिंग होता था। यहाँ से लेके यहाँ तक स्ट्रेन हार्डनिंग होता था। अगर यह मटेरियल डक्टाइल है तो स्ट्रेन हार्डनिंग के बाद भी वह अपने शेप को कन्वर्ट करने लगता था। मतलब अब ये मटेरियल है, अब ये क्या होगा, इस तरह से अपने शेप को कन्वर्ट करके यह बहुत पतला निक, मतलब अंत में क्या करेगा, यह ऐसा बना के ऐसा टूट जाएगा और यह ऐसा बना के यहाँ से टूट जाएगा। इसे बोलते हैं निकिंग फॉर्मेशन। निकिंग फॉर्मेशन पतला होने लगता है और यहाँ से फिर टूट जाता है। तो अगर डक्टाइल मटेरियल होता था तो फ्रैक्चर पॉइंट के बाद निकिंग में फेल्योर होता था, लेकिन ब्रिटल मटेरियल स्ट्रेन हार्डनिंग के समय फ्रैक्चर पॉइंट पर ही फेल हो जाता था या फ्रैक्चर पॉइंट के बाद अचानक से फेल हो जाता था। तो ये हमारा होता था। अब अगर मटेरियल को हम देखो इलास्टिक लिमिट तक लोड लगाए, फिर लोड को रिमूव किए तो मटेरियल कंप्लीटली रिगेन हो जाता है, लेकिन अंदर कुछ स्ट्रेस रिस्टोर होते हैं ड्यू टू इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी। प्रोपोर्शनल लिमिट तक तो कंप्लीट हमारा हो जाता है। अब अगर अपर यील्ड पॉइंट तक हम लोग मटेरियल को लोड लगाएं, डक्टाइल हो या ब्रिटल, तो मटेरियल कंप्लीटली रीगेन नहीं करता है, थोड़ा बहुत उसमें डिफॉर्मेशन आ जाता है परमानेंट। लेकिन कोई भी मटेरियल डियर अगर हम फोर्स लगा के शेप को चेंज कर दें और फोर्स हटा दें तो वह फिर अपने शेप में आ जाए तो हमारा पूरा प्रोडक्शन बेकार हो जाएगा। हम चाहते हैं कि हमेशा मटेरियल में प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो, लेकिन स्प्रिंग के लिए हम नहीं चाहेंगे कि प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो। स्प्रिंग पर हमने कंप्रेसिव फोर्स लगाया, जब फोर्स हटा लेंगे तो तुरंत उसे रिकवरी करना है। बार बार हम फोर्स लगाएंगे, हर बार उसे कंप्लीट इलास्टिक रिकवरी करना है। तो इसी के लिए हमने इसको कहा इलास्टिक रिकवरी और स्प्रिंग बैक, जो स्प्रिंग आपकी वापस जाती है। तो यहाँ देखो डियर, टोटल डिफॉर्मेशन इज इक्वल टू इलास्टिक डिफॉर्मेशन प्लस प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के होता है। मान लो अगर हमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन करना है तो पहले हम इलास्टिक डिफॉर्मेशन तक स्ट्रेस की वैल्यू को बढ़ाएंगे, फिर हम लोग स्ट्रेस की वैल्यू और बढ़ाएंगे लोअर यील्ड पॉइंट तक। लोअर यील्ड के बाद ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होना शुरू होगा। तो अब पहले इलास्टिक बढ़ाएंगे फिर प्लास्टिक बढ़ाएंगे, यहाँ तक ये जो डिफॉर्मेशन हुआ है डियर, ये इलास्टिक डिफॉर्मेशन प्लस प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बराबर टोटल डिफॉर्मेशन के। तो इसीलिए यहाँ पे एक फार्मूला लिखा गया, टोटल डिफॉर्मेशन इज इक्वल टू इलास्टिक डिफॉर्मेशन प्लस प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के। देन आफ्टर एट द एंड ऑफ मेटल वर्किंग ऑपरेशन व्हेन द प्रेशर इज रिलीज्ड देयर इज एन इलास्टिक रिकवरी and the total deformation will get reduced at a little. This phenomena is called a spring back. अगर हमारा कोई मटेरियल हम उस पर एक्सटर्नल प्रेशर या फोर्स अप्लाई किए हुए हैं, वह अपने शेप एंड साइज को चेंज किया हुआ है, देन आफ्टर जब हम प्रेशर को रिलीज कर दें तो वह उस समय अपने शेप और साइज को पूरा रिगेन कर ले, कंप्लीटली रिगेन कर ले। इस फिनोमिना को माय डियर हम लोग बोलते हैं स्प्रिंग बैक फिनोमिना इन मेटल। ये भी मान लीजिए आपसे कभी पूछा जा सकता है
तो इसे भी याद रखिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मोर इंपॉर्टेंट इन कोल्ड वर्किंग। अगर हॉट वर्किंग होगा तो वह प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो जाएगा, प्लास्टिक जोन में चला जाएगा। गर्म वर्कपीस को आप टेढ़ा करिए तो वह सीधा नहीं होगा, ठंडे को टेढ़ा करिए तो वह जल्दी सीधा हो जाएगा। तो इस तरीके से कोल्ड वर्किंग में यह ज़्यादा फिनोमिना हमारा मिलेगा। देन इट डिपेंड ऑन द यील्ड स्ट्रेंथ। अब देखो यह हमारा क्या होगा, इलास्टिक रिकवरी इस यील्ड पॉइंट पे निर्भर करती है, इस अपर यील्ड पॉइंट पे निर्भर करती है। जिस मान लो इसका ऐसे ग्राफ चला जाए तो इसका यील्ड पॉइंट ये हो गया, इससे हायर हो गया, इससे हायर हो गया, तो ये मतलब ज़्यादा एनर्जी को स्टोर करेगा, देन आफ्टर रिगेन मतलब अपने शेप और साइज को रिटर्न करेगा। अब मान लो कि एक स्प्रिंग हो जाए और एक स्प्रिंग ये हो जाए। अब इस पे अगर हम लोग 10 किलो न्यूटन का प्रेशर फोर्स अप्लाई करें और इस पे 20 किलो न्यूटन का, ये मान लो स्टील की हो और ये हाई कार्बन स्टील की हो, तो उस समय क्या होगा कि हाई कार्बन स्टील वाली, देखो अगर 20 किलो न्यूटन का लोड इस पे लगा दें तो यह पूरा अपने शेप को ना रिगेन कर पाएगी, लेकिन वही 20 किलो न्यूटन का शेप हाई कार्बन स्टील रिगेन कर ले रही है। तो मतलब हाई कार्बन स्टील के अंदर अपर यील्ड इलास्टिक लिमिट ज़्यादा है, अपर यील्ड इलास्टिक लिमिट हायर है, ये हम कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द यील्ड स्ट्रेंथ। देखिए हायर यील्ड स्ट्रेंथ ग्रेटर स्प्रिंग बैक। जितनी ज़्यादा यील्ड स्ट्रेंथ होगा उस मटेरियल में, ये यील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू देखिए, मान लीजिए कोई मटेरियल ऐसे गया, ऐसे डिफॉर्म हुआ, ऐसे गया, ऐसे चला गया, ऐसे गया, ऐसे चला गया, ऐसे गया, तो यहाँ देखो अब ये बैक हो रहा है। सबसे मैक्सिमम अपर यील्ड पॉइंट इस मटेरियल का है 1, यहाँ पे यील्ड पॉइंट 2 मिला, यहाँ पे यील्ड पॉइंट कुछ ऐसे जाएगा तो ये 3, यह इससे लोअर है, यहाँ पे और कम है, यहाँ पे क्या है यील्ड पॉइंट ये है। तो इस तरीके के डिफॉर्मेशन में जितना मैक्सिमम यील्ड पॉइंट हमें मिलेगा डियर, वह उतना ही स्प्रिंग बैक फिनोमिना को देगा, उतनी एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, विदाउट शेप चेंज की एनर्जी को रिलीज कर देगा और अपने ओरिजिनल शेप में आ जाए। देन आफ्टर टू कंपनसेट दिस the cold deformation be carried beyond the desired limit by an amount of equal the spring back। ये हमने आपको बता ही दिया। देन पंच एंड डाई मटेरियल की बात करेंगे तो हमने ये भी आपको बताया था कि ये कार्बाइड के बनते हैं, टूल स्टील के बनते हैं, टंगस्टन के बनते हैं, डायमंड्स के बनते हैं, तो ये हमारे क्या होते हैं डायमंड कार्बाइड के भी बनते हैं। तो इस तरीके से हम जो पंच और डाई का मटेरियल यूज करते हैं मैक्सिमम टूल स्टील का बनाते हैं। एंड फॉर हाई प्रोडक्शन रेट हम लोग कार्बाइड का बनाते हैं, क्योंकि कार्बाइड की स्ट्रेंथ हाई टफनेस हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ इन कार्बाइड देन टूल स्टील। टूल स्टील के रिस्पेक्ट में कार्बाइड में सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ, टफनेस और हार्डनेस होगी, ये हमारा होता है। इसीलिए हम लोग हाई प्रोडक्शन रेट के लिए कार्बाइड मटेरियल का डाई एंड पंच बनाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं डियर पंचिंग प्रेस। पंचिंग प्रेस आपका क्या है कि देखो ये आपके स्ट्रिपर लगे होंगे, देखो ये तो आपका हो गया, ये हो गया पंच। इस पंच से हमें क्या करना है, प्रेशर फोर्स अप्लाई करना है। और नीचे हमारे पास क्या है, ब्लिस्टर प्लेट आपकी लगी होंगी, और यहाँ पे हमारे पास देखो इस तरीके से हमारा क्या है ब्लैंक फॉलिंग थ्रू, जब ये हमारा कट के बाहर आएगा, यहाँ पे हम प्रेशर फोर्स लगाएंगे, ये कटेगा, ये दबाएगा, फिर ये कटेगा। तो इस तरीके से तो हमारा हो गया डाई, ये हमारा डिफरेंट शेप के ये हो गई डाई। देन आफ्टर जब हम लोग क्या करेंगे, देखिए इस डाई के ऊपर ऐसी प्लेट को रख लेंगे, देन आफ्टर इस पर हम लोग प्रेशर फोर्स लगाएंगे, तो ये जितनी मेटल स्ट्रिप हैं वो हमारी सेपरेट होकर इस तरीके से बाहर निकलती चली जाएंगी कॉन्टिन्यूअस। इस प्रोसेस को हम लोग पंचिंग प्रेस प्रोसेस या पंचिंग प्रेस मशीन बोलते हैं। इट मीन्स देखो ये हमारा होता है पंचिंग प्रेस मशीन। देन आफ्टर ब्लूस्टर या बोलिस्टार प्लेट सेम उसी तरीके से होती है, बस यहाँ पे क्या होगा देखो स्टिपर प्लेट, और ये हमारा हो गया रैम,
ये हमारा क्या हो जाएगा, पंच। इस पंच से हम लोग इस तरीके से इस पे मेटल को कंप्रेस करेंगे। अच्छा, थोड़ा सा आगे देखते हैं, फिर इस पे हम लोग आते हैं। देखो, बुल स्टार का मतलब पहले आप समझो क्या होता है। बुल स्टार का मतलब होगा व्हेन मैनी डाई आर रन इन द सेम प्रेस एट डिफरेंट टाइम। अच्छा देखो, जब एक से अधिक डाई, यहाँ पे देखो, एक डाई आपकी मान लो ये हो जाए, एक डाई ये हो जाए, एक डाई ये हो जाए, एक डाई ये हो जाए। अगर डिफरेंट टाइप की डाई हमारी एक प्लेट पे एक मतलब यूज हो रही हो, तो उस समय हम लोग क्या करेंगे डियर, द वियर अकरिंग ऑन द प्रेस बेड इज हाई। तो ये जो प्रेस आपका इस पे कंप्रेस करेगा, तो इसके बेड पे क्या है कि डिफॉर्मेशन आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। देन इस डिफॉर्मेशन को अवॉइड करने के लिए द बुल स्टार प्लेट इज इनकॉर्पोरेटेड टू टेक दिस वियर। तो बुल स्टार प्लेट को हम लोग यूज करते हैं। इसको देखो, ये आपका हो जाएगा बुल स्टार। बस केवल एक लाइन आपको याद रखना है कि जब हम क्या करेंगे, मल्टीपल डाई स्लॉट यूज करेंगे, तो उसमें प्रेस पे डिफॉर्मेशन के चांसेस बढ़ेंगे या प्रेस के बेड पे डिफॉर्मेशन के चांसेस बढ़ेंगे। तो उसे रिड्यूस करने के लिए हम लोग बॉटम डाई में क्या करते हैं, बुल स्टार एक प्लेट का यूज कर लेते हैं डाई के नीचे, ताकि आसानी से इसे कट करके रिड्यूस कर दें। देन बात करते हैं पंच प्लेट। पंच प्लेट हमारा क्या है, यूज टू लोकेट एंड होल्ड द पंच इन पोजीशन। ये जो पंच हमारा हो गया डियर, यहाँ रैम यूज किए हैं। अगर हम लोग पंच प्लेट यहाँ पे ऐसे यूज कर लेते, तो ये जो पंच प्लेट होते डियर, ये यहाँ पे पंचिंग करना है, एग्जैक्ट यहाँ पे पंचिंग करना है, इसके लिए यह गाइड करता और लोकेट करता। तो पंच प्लेट का मेन काम होता है रैम को या पंच को लोकेट एंड गाइड करना, जहां पर हमें पंचिंग, या हम लोग कह सकते हैं पंच प्लेट अगर यहाँ पे यूज कर लें, पंच प्लेट यहाँ पे यूज कर लें, नीचे हम लोग ऐसे डाई यूज कर लें और यहाँ बीच में वर्क पीस, तो ये रैम आएगा एग्जैक्ट इन दोनों के बीच में फिट हो जाएगा, देन आगे बढ़ेगा। तो मतलब ये क्या करेगा, इसको गाइड करेगा पंच प्लेट आपका पंच को गाइड कर। ये हमारा हो गया। दिस इज यूजफुल वे ऑफ माउंटिंग स्पेशली फॉर स्मॉल पंचिंग में इसको हम लोग स्पेशली यूज करते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे पंचिंग प्लेट। तो देखो यहाँ पे क्या है, ये पंचिंग प्लेट आपकी लगी हुई है। अब इस पंचिंग प्लेट की वजह से ये रैम आपकी इस डायरेक्शन में नहीं खिसक सकती है, केवल इसी डायरेक्शन में आगे। ये हमारा होता है पंचिंग। आगे बात करते हैं स्ट्रिपर प्लेट क्या होती है, देखो डाई डिजाइन हमारी आपकी तीन तरीके से होती है। एक आपकी होती है प्रोग्रेसिव डाई, एक आपकी होती है कंपाउंड डाई और एक आपकी होती है कॉम्बिनेशन डाई। इसके अंदर से क्वेश्चंस आपके नहीं पूछे जाएंगे। प्रोग्रेसिव का मतलब क्या होता है कि जैसे देखो एक एरो इस तरीके से, अगर आपका मान लो कि एक डाई यहाँ पे लग जाए, एक डाई यहाँ पे लग जाए, एक डाई यहाँ पे लग जाए, तो ये डाई आपकी कहलाती है प्रोग्रेसिव डाई। और कंपाउंड डाई का मतलब एक डाई में कई सारी डाई आपकी लगी हो, तो उसे हम लोग बोलेंगे कंपाउंड डाई। और कॉम्बिनेशन डाई का मतलब अलग अलग कई सारी डाई, डिफरेंट डाई एक साथ वर्क करें डिफरेंट पोजीशन में, तो इसे हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन। तो ये हमारे डाई के टाइप्स होते हैं। देन आफ्टर देखिए, जैसे प्रोग्रेसिव डाई, ये हमारा क्या है, परफॉर्म्ड 2 और मोर ऑपरेशंस साइमल्टेनियसली इन ए सिंगल स्ट्रोक ऑफ ए पंच प्रेस एट डिफरेंट स्टेशन सो दैट कंप्लीट कंपोनेंट इज ऑब्टेन्ड फॉर ईच स्ट्रोक। अब यहाँ पे देखो, एक डाई यहाँ पे लगा दिया, एक डाई यहाँ पे, एक डाई यहाँ पे लगा दिया, एक साथ हम क्या करेंगे, डाई मतलब पंचिंग प्रेस को अप्लाई करेंगे और हमारा क्या है, एक ही सीरीज में वर्क पीस कट के अलग हो जाएगा। तो इस तरीके के डाई को हम लोग बोलते हैं डियर प्रोग्रेसिव डाई। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट देखो हमारा कंपाउंड डाई। जब ऑल द नेसेसरी ऑपरेशंस आर कैरिड आउट एट ए सिंगल स्टेशन, एक ही स्टेशन पे डिफरेंट शेप के प्लेट को कट करना है, तो वहां पे हम क्या करेंगे, एक डाई के साथ अलग अलग कई सारी डाई को कंपाउंड यानी कि लगा देंगे। देन आफ्टर इन ए सिंगल स्ट्रोक ऑफ द रैम
टू डू मोर देन वन सेट ऑफ ऑपरेशन, एक से अधिक ऑपरेशन को एक साथ हम लोग कंबाइन कर देंगे। एक कंपाउंड डाई कंसिस्ट ऑफ द नेसेसरी सेट ऑफ पंचेस एंड डाई। तो इस तरीके से हमारा क्या होगा, 1 2 3 4 5 6। अब इसको कहीं पर भी ऐसे हम लोग मान लो ये रैम हो जाए, ये रैम हो जाए, जहां पर भी ये प्रेस करेगा तो एक साथ इतने होल्स को प्रोड्यूस करेगा। नीचे सेम इसी टाइप के डाई को हम लोग सपोर्ट करने के लिए लगाएंगे। तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे कंपाउंड डाई। यह एक वर्क स्टेशन पे एक साथ मल्टीपल वर्क को करने के लिए यूज किया जाता है। आगे बात करते हैं डियर कॉम्बिनेशन डाई। जैसे हम लोग कॉम्बिनेशन प्लेट यूज करते थे उसी तरीके से कॉम्बिनेशन डाई होती है। एक कॉम्बिनेशन डाई इज सेम एज ए कंपाउंड डाई, बट हमारा क्या होता है विथ ए मेन डिफरेंस दैट हेयर नॉन कटिंग ऑपरेशन सच एज बेंडिंग एंड फॉर्मिंग आर आल्सो इंक्लूड एज ए पार्ट ऑफ ऑपरेशन। तो कंपाउंड डाई में हमारा क्या होगा कि बेंडिंग और फॉर्मिंग ऑपरेशन को भी हम लोग एक साथ परफॉर्म कर सकते हैं डाई और पंच के थ्रू। ये हमारा कहलाएगा कंपाउंड या कॉम्बिनेशन डाई ऑपरेशन। आगे बात करते हैं डियर, ये हमारा क्या हो जाएगा, जैसे प्रोग्रेसिव पियर्सिंग एंड ब्लैंकिंग ऑपरेशन फॉर डाई मेकिंग ए सिंपल वाशर। एक अगर हमें वाशर बनाना है, देखो इस हमें वाशर को बनाना था, वाशर पे क्या है इंटरनल होल भी चाहिए और इस तरीके की सरफेस भी हमें प्रोड्यूस होनी है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे डियर, देखो यहाँ से मटेरियल को हमने काटा, अब यहाँ से काटा तो हमें एक क्या मिलेगा सॉलिड प्लेट वाशर मिलेगी, लेकिन इस पर अभी हमें ये भी होल्स को प्रोड्यूस करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो वाशर में इस होल का भी यूज करना है, इस मटेरियल का भी यूज करना है। तो आपका पंचिंग एंड ब्लैंकिंग दोनों ऑपरेशन एक साथ यहाँ पे कंबाइंड दिखता है। तो इसीलिए देखो यहाँ देखिए प्रोग्रेसिव पियर्सिंग एंड ब्लैंकिंग ऑपरेशन, पियर्सिंग का मतलब पंचिंग एंड ब्लैंकिंग ऑपरेशन दोनों हमें मिलेगा डाई फॉर मेकिंग ए सिंपल वाशर। एक सिंपल वाशर को बनाने के लिए देखो हमारे पास होल भी मिलेगा और हमारे पास क्या मिलेगा स्ट्रिप भी मिलेगा। जब स्ट्रिप मिलेगा तो ये कहलाएगा ब्लैंकिंग ऑपरेशन, और जब यहाँ पे डियर होल मिलेगा, होल करेंगे तो ये कहलाएगा पंचिंग या पियर्सिंग ऑपरेशन। तो इस तरीके से दोनों ऑपरेशन को एक मशीन पे हम लोग वर्क करते हैं। तो यहाँ पे देखो डियर क्या है, एक रैम लगा हुआ है। ये रैम क्या करता है, देखो जब ये रैम इस तरह पूरा रिस्पॉन्सिबल होता है इसको आगे पीछे खिसकाने के लिए और इसको ऊपर नीचे खिसकाने के लिए। अब सबसे पहले क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हमारा क्या है एक ब्लैंकिंग रैम है। अब ये हमारा ब्लैंकिंग रैम है तो ये हमारा क्या करेगा बड़े साइज के इस साइज के वाशर को काटेगा, और साथ में जो हमें पंच करना है, ये हमें पंच करना है तो इसके लिए एक पंचिंग टूल भी हमारे पास लगा हुआ है। तो हमारे पास पंचिंग या पियर्सिंग टूल लगा हुआ है एक ही रैम पे। अब ये रैम अगर इधर खिसकेगा, ये वाला पोर्शन इस प्लेट के सामने आएगा तो इस प्लेट में पहले क्या बना देगा एक होल बना देगा, मतलब पंचिंग कर देगा। फिर इस रैम को वापस ले जाएंगे और इस देखो इस वाले सेकेंड वाले ब्लैंक को इसके सामने रखेंगे और इस पर कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई करेंगे, शियर फोर्स। देन आफ्टर ये हमारा कट जाएगा और इस तरीके से यहाँ पे एक प्लेट बाहर आएगी जिसे हम लोग बोलेंगे वाशर। ये हमारा होता है प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव का मतलब एक स्टेप हमने किया फिर उसी के साथ दूसरे स्टेप को भी इसी वर्क स्टेशन पे कर दिया, तो ये हमारा होता है प्रोग्रेसिव टाइप। जैसे एरो की बात कर रहे हैं, ये जो एरो हम लोग ऐसा दिखाते हैं, अब ये हो गया 10 mm 10 mm 10 mm, चाहे तो हम इसको पूरा 30 mm लिख सकते थे और इसको हम लोग ऐसा दिखा सकते थे 10 mm, और फिर इसको हम लोग ऐसा दिखा सकते थे यहाँ से कि हम लोग 20 mm, फिर इसको हम लोग ऐसा दिखा सकते थे 30। तो ये स्टेप्ड हो जाती, लेकिन हम लोग प्रोग्रेसिव इस टाइप की बना रहे हैं। तो एक ही वर्क स्टेशन पे 2 या 2 से अधिक वर्क को हम लोग अचीव कर रहे हैं, इसे बोलते हैं प्रोग्रेसिव वर्क। और ये हमारा जैसे एक साथ पियर्सिंग एंड ब्लैंकिंग दोनों ऑपरेशन को अचीव कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं
नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, मेथड फॉर मेकिंग सिंपल वाशर। सिंपल वाशर का मतलब क्या है कि जैसे अभी हमने आपको दिखाया, मेथड फॉर मेकिंग ए सिंपल वाशर इन ए कंपाउंड पियर्सिंग एंड ब्लैंकिंग डाई। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, प्रोग्रेसिव मेथड हमने यूज किया। प्रोग्रेसिव में रैम से पहले हमने क्या किया, मान लो पहले रैम से हमने पियर्सिंग प्रोसेस यूज किया, फिर रैम को इधर खिसकाया और पंचिंग प्रोसेस यूज, तो ये हमारा कहलाएगा प्रोग्रेसिव। नेक्स्ट हम लोग कंपाउंड पियर्सिंग एंड ब्लैंकिंग मेथड देख लेते हैं। तो कंपाउंड का मतलब क्या हो जाएगा कि देखो यहाँ पे हमने स्ट्रिप लगा दिया, ये हमारा क्या है, ब्लैंकिंग मेथड। पार्ट इज ब्लैंक्ड एंड सब्सिक्वेंटली पियर्स्ड, द ब्लैंकिंग पंच कंटेन्स द डाई फॉर द पियर्सिंग। तो इस तरीके की एक मशीन होगी, यहाँ पे हमारे क्या होंगे, स्क्रू बोल्ट टंगे लगे होंगे। देखो ये जो टूल आपका है, ये टूल आपका क्या होगा, पंचिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, और ये वाला जो टूल होगा ये आपका किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, आपका ब्लैंकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। हम पहले क्या करेंगे, इसको एक साथ ले आएंगे। देखो इतने डिस्टेंस तक इसकी लंबाई को थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे। जब इसको आगे ले जाएंगे तो ये वाली लंबाई ज़्यादा है, तो पहले यहाँ पे क्या करेगा, इस तरीके से पंचिंग को होल कर देगा, पंच होल कर देगा या पियर्सिंग कर देगा। देन ये वाला पोर्शन नीचे की ओर आ जाएगा। अब ये वाला पोर्शन जब इसके कांटेक्ट में आएगा तब इसको ऐसे कट करके इसे बाहर निकाल देगा। तो एक ही स्टेप में देखो इसे हम लोग क्या कर ले रहे हैं, एक सिंपल वाशर को बना दे रहे हैं। इसे हम लोग बोलते हैं डियर, एक ही साथ जो करेंगे कंपाउंड पियर्सिंग एंड ब्लैंकिंग ऑपरेशन। तो आई होप आपको यहाँ पे कंपाउंड ऑपरेशन भी समझ में आ गया और यहाँ पे प्रोग्रेसिव प्रोसेस भी समझ में आ गया। तो ये हमारा हो गया कंपाउंड प्रोसेस। अब इसी तरीके से अब हम आगे बात कर रहे थे जैसे ड्राइंग प्रोसेस। तो ड्राइंग में हमने क्या किया था, थोड़े से एडवांटेज और डिसएडवांटेज नहीं बताए थे, तो अब आगे उसकी बात करेंगे। लेकिन उसमें एक आपका डीप ग्रूव ड्राइंग या डीप ड्राइंग होती है। डीप ड्राइंग का मतलब क्या होता है कि देखो ये हमारे पास प्लेट ऐसे रखी, अब यहाँ पे हमारे पास पंच होता है। इस पंच से जब हम लोग या रैम से जब प्रेशर को सप्लाई करते हैं तो यह प्लेट इस तरीके से जाकर इस शेप में कन्वर्ट हो जाती है, जिसे हम लोग बोलते हैं डियर डीप ड्राइंग प्रोसेस। जैसे हम लोग खाने बनाने वाले, चावल वगैरह पकाने वाले पतीले वगैरह हम लोग बनाते हैं, तो उस पतीले को हम लोग किस प्रोसेस से बनाते हैं, डीप ड्राइंग। पतीला मतलब भगोने को, जिसमें हम लोग गर्म चावल वगैरह दाल वगैरह फ्राई कर दें, तो उसे हम लोग डियर किससे बनाते हैं, डीप ड्राइंग प्रोसेस से बनाते हैं। ये हमारा होगा। अब देखो डीप ड्राइंग प्रोसेस क्या होगा, ड्राइंग इज ए प्लास्टिक डिफॉर्मेशन प्रोसेस इन विच ए फ्लैट शीट और प्लेट इज फॉर्म्ड इनटू ए 3-dimensional पार्ट विथ ए डीप मोर देन सेवरल टाइम्स इन थिकनेस ऑफ मेटल। उसकी कुछ थिकनेस भी होगी और आसानी से उसे हम लोग डिफरेंट शेप में कन्वर्ट कर लेंगे। एंड एज ए पंच डिसेंड into a matting die, the metal assume the desired configuration। एंड देखो ड्राइंग तो मैंने आपको बताया था कि ड्राइंग आपकी क्या होती है, मेटल को वायर में, हैवी मेटल को वायर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग ड्राइंग प्रोसेस का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे सीट मेटल को अगर ले लें और पंच और डाई के बीच में प्रेस करके हम लोग भगोने वगैरह को बना लें, पतीले को बना लें, तो वो हमारा कहलाएगा डीप ड्राइंग प्रोसेस। देखो ड्राइंग की कुछ और इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी देख लीजिए, जैसे हॉट ड्राइंग इज यूज्ड फॉर थिक वॉल्ड पार्ट्स ऑफ सिंपल ज्योमेट्री थिनिंग टेक प्लेस। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ड्राइंग से रिलेटेड देख लीजिए। ड्राइंग का मतलब इंजीनियरिंग ड्राइंग नहीं है, ये जो हम लोग हैवी मेटल से वायर वगैरह को बना रहे हैं उस ड्राइंग। देखो अगर हॉट वर्किंग की बात करेंगे ड्राइंग के लिए तो हम लोग थिक वॉल्ड मटेरियल की ड्राइंग करते हैं, और कोल्ड वर्किंग यूज्ड रिलेटिवली थिन मेटल। हॉट वर्किंग से रिलेटिव थोड़े से थिन मेटल को यूज करेंगे। चेंजेस द थिकनेस वेरी लिटिल और नॉट एट ऑल, मतलब कोल्ड वर्किंग में या कोल्ड ड्राइंग में थिकनेस को बहुत कम रिड्यूस कर पाते हैं, हॉट ड्राइंग में ज़्यादा रिड्यूस। एंड प्रोड्यूस पार्ट इन वाइड वैरायटी ऑफ शेप, डिफरेंट शेप में हम लोग पार्ट्स को चेंज कर लेते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट था। डीप ड्राइंग में ऐसा हमने आपको प्रोसेस दिखाया, प्लेट को रखा और आसानी से देखो इस तरीके के शेप में कन्वर्ट कर।
अब डीप ड्राइंग का कुछ और इम्पोर्टेंट पार्ट था, उसके लिए देख लीजिए। डीप ड्राइंग में कुछ और इम्पोर्टेंट पार्ट थे जो देखिए सारे ये जो पॉइंटर आपको हम दे रहे हैं आज की क्लास के, ये सब एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हमने एक जगह बना के आपको समराइज करके दे रहे हैं। तो इसको कोशिश करिए आप लोग 1 बाय 1 ऐसे स्टेप में ही इसको मेमोराइज करके जाइएगा, क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं। तो यहाँ देखिए ड्राइंग की बात कर रहे हैं, डीप ड्राइंग की। तो देखिए ड्राइंग व्हेन कप हाइट इज मोर देन हाफ द डायमीटर इज टर्म्ड डीप ड्राइंग। अब देखो ये जो हमारा है कप की हाइट, इस कप की हाइट आधे से अधिक इस डायमीटर से ज़्यादा अगर बनानी हो वो हमारी कहलाएगी डीप ड्राइंग, कॉमा इजी विथ डक्टाइल मटेरियल लाइक दैट एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, इन सबको आसानी से बनाते हैं। स्टील को भी बनाते हैं, स्टील भी एक डक्टाइल मटेरियल है, बट मैक्सिमम एल्यूमिनियम को यूज करते हैं। तो ये हमारा हो गया, कॉमा ड्यू टू द रेडियल फ्लो ऑफ मटेरियल द साइड वॉल्स इंक्रीज इन थिकनेस एज द हाइट इज इंक्रीज। अब मेटल हमारा क्या है, रेडियल फ्लो में होने की, देखो ये हमारा मेटल ऐसा था। अब ये मेटल क्या है डियर, ये मेटल इस डायरेक्शन जो हम लोग दबा रहे हैं ये रेडियली ऐसे एक्सपेंड होता है, रेडियली ऐसे एक्सपेंड होता है। तो उस वजह से क्या है कि उसकी वाल्ट देखो, जब मेटल हमारा रेडियल एक्सपेंड होता है, यहाँ देखो रेडियल एक्सपेंड होता है, तो द थिकनेस एट द हाइट इज इंक्रीज। मतलब हमारा क्या है, जो वाल्स की थिकनेस है वो इंक्रीज होने। एंड ए सिलेंड्रिकल वेसल विथ फ्लैट बॉटम कैन बी डीप ड्रॉन बाय डबल एक्शन डीप ड्राइंग। अगर कोई सिलेंड्रिकल वेसल हमें बनाना हो तो पहले हम लोग सिंगल ड्राइंग में कुछ प्रोसेस को कन्वर्ट करेंगे, फिर उसके बाद डबल ड्राइंग अप्लाई करेंगे। तो दोनों डबल ड्राइंग डीप डबल ड्राइंग प्रोसेस से हम लोग सिलेंड्रिकल वेसल को अचीव कर लेते हैं। कॉमा डीप ड्राइंग इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ड्राइंग एंड स्ट्रेचिंग प्रोसेस। स्ट्रेचिंग का मतलब क्या होता है डियर, कि जैसे देखो ये आपका सीट मेटल हो गया, इस सीट को हमने ऐसा मोड़ दिया, अगली सीट को हमने ऐसा मोड़ दिया। जब 3D में आप देखोगे ये आपकी सीट ऐसी दिखाई देगी। अब इस पे हम लोग हैमरिंग एक्शन करके चिपका देंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक लीग प्रूफ जॉइंट बन जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेचिंग। सीट मेटल में ये हमारा स्ट्रेचिंग प्रोसेस है। तो ये हो गया हमारा डीप ड्राइंग प्रोसेस, हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ ड्राइंग एंड स्ट्रेचिंग प्रोसेस में यूज करते हैं। अब देखिए स्ट्रेस ऑन डीप ड्राइंग। डीप ड्राइंग में हमारे कौन कौन से स्ट्रेस कैसे होंगे, देखिए इन फ्लेंज ऑफ ब्लैंक एंड इन वॉल ऑफ कप। जब हम लोग क्या करेंगे, इन फ्लेंज ऑफ ब्लैंक, जो हम लोग ब्लैंक यूज कर रहे हैं, ये जो हम लोग ब्लैंक यूज कर रहे हैं ये डाई है, इसे हम लोग बोलेंगे ब्लैंक। अब यहाँ पे देखो ये पंच हमारा है, ये ड्राइंग फोर्स लगा रहे हैं, ये हमारे होल्डिंग फोर्सेस हैं ताकि इधर से उधर ये पंच हमारा स्लिप ना करने पाए। और ये हमारे ब्लैंक होल्डर हैं, ये हमारा क्या हो गया, ब्लैंक हो गया। इस ब्लैंक पे वर्क पीस को रख के हम प्रेस कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए डियर क्या होगा, जब इन फ्लैंज ब्लैंक में बात करेंगे तो फ्लैंज ब्लैंक में आपका क्या होगा, बाई एक्सियल टेंशन एंड कंप्रेशन फोर्स एक्टिव होगा या लगेगा, जिस वजह से टेंसाइल स्ट्रेस एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस आर प्रोड्यूस्ड इन फ्लेंज ऑफ ब्लैंक। एंड सेकेंड बात करेंगे इन वॉल ऑफ द कप। ये जो कप हमारा बन रहा है डियर, इस कप की वॉल पे कौन से स्ट्रेस हमारे प्रोड्यूस होंगे, तो देखो इस पे हम लोग इसे क्या कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं। ये पहले तो टेंशन में जाएगा और फिर इस पे हम लोग कंप्रेस कर रहे हैं। कौन कौन सा, सिंपल यूनिएक्सियल टेंशन फोर्स, सिंपल यूनिएक्सियल टेंशन फोर्स लगेगा। इस तरह से इसको हम लोग ऐसे ले जाकर ऐसे कंप्रेस करके दीवार में टच करा रहे, सॉरी ऐसे हम लोग टेंशन में ले जाकर टच करा। तो ये हमारा हो गया स्ट्रेस इन डीप ड्राइंग। आगे देखिए डियर क्या है, नेक्स्ट बात करेंगे स्ट्रेस ऑन डीप ड्राइंग प्रोसेस में। जैसे आप देखो ये प्लेट को हमें काटना था,
तो इस तरीके से मतलब इसको हम लोग कट करके इस शेप में अलग करेंगे। तो इसके लिए देखो जब ये प्लेट कटेगी तो यहाँ पे कौन सा, पहले तो ये शियर स्ट्रेस लगेगा, फिर ये बेंड हो रहा है तो यहाँ पे क्या है, इसे इस तरीके से ऐसे होने के चांसेस हैं। यहाँ पे क्या लगेगा, टेंसाइल फोर्स लगेगा। देन डीप ड्रॉन एबिलिटी, डीप ड्रॉन एबिलिटी हमारा क्या होगा डियर, इसका मतलब यह है कि द रेशियो ऑफ मैक्सिमम ब्लैंक डायमीटर टू द डायमीटर ऑफ द कप इज कॉल्ड द रेशियो। देखो ड्राइंग एबिलिटी इज द रेशियो ऑफ, ये सिंपल सी बात है, डीप डीप ड्रॉन एबिलिटी। इसका मतलब ये होगा डियर कि जैसे देखो ये हो गया मान लो आपका वर्कपीस, और ये हो गया आपका डाई, और ये हो गया आपका पंच, सॉरी पंच का डायमीटर ज़्यादा बना। अब यहाँ पे क्या हो गया, मान लीजिए ये हो गया पंच, ये हो गया आपका डाई, और ये हो गया आपका प्लेट। तो देखो ड्राइंग एबिलिटी का मतलब ये होगा डियर, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम ब्लैंक डायमीटर टू द डायमीटर ऑफ कप। यहां देखो ये जो ब्लैंक का डायमीटर है, ये जो अभी देखो आप, ये वर्कपीस क्या होगा, ये यहां से ऐसे आएगा और इस शेप में ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा, और ये इसकी थिकनेस होगी। यहां देखो यहां से लेके यहां तक डियर हमारा क्या है, डायमीटर ऑफ ब्लैंक, और यहां से लेके यहां तक हमारा क्या है, डायमीटर ऑफ कप है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अगर इसे स्मॉल डी मान लें तो कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी इज द डीप ड्राइंग एबिलिटी, मीन्स द रेशियो ऑफ ब्लैंक डायमीटर एंड डायमीटर ऑफ कप इज कॉल्ड डीप ड्राइंग एबिलिटी। डीप ड्राइंग ability. This means there is a limiting drawing ratio, means LDR, limiting drawing ratio, capital D upon small d, ये मैंने आपको बता दिया, comma after which punch will pierce a hole in the blank instead drawing, comma this ratio depend upon the material, comma amount of friction present। ये जो रेशियो आपका डिपेंड कर रहा है डियर, कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, यह है इस मटेरियल का कितना तेजी से मटेरियल बेंड हो रहा है। ज़्यादा बेंड हो रहा है तो इसको डायमीटर को बढ़ा सकते हैं, कम बेंड हो रहा है तो कम रख सकते हैं। अगर हाई मटेरियल डक्टाइल है तो डायमीटर को इंक्रीज भी कर सकते हैं, लो डक्टाइल है तो डायमीटर को इंक्रीज नहीं करेंगे, डिक्रीज कर देंगे। तो यह डिपेंड करेगा यहाँ पे जो पंच लगा रहे हैं इन दोनों के बीच में उत्पन्न हुए फ्रैक्शन, और साथ में इस मटेरियल पर जिसको हम लोग ड्राइंग कर रहे हैं। तो इसलिए जो रेशियो हमारा होगा या जो ड्राइंग एबिलिटी होगी वह डिपेंड करेगी मटेरियल एंड अमाउंट ऑफ फ्रैक्शन पर, कॉमा लिमिटिंग ड्राइंग रेशियो इज अप्रॉक्स 1.6 to 2.3 होता है। इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, क्योंकि इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, इसकी वैल्यू कम होगी, इसीलिए लिमिटिंग ड्राइंग रेशियो या ड्राइंग एबिलिटी इज ऑलवेज रेशियो ऑफ कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, एंड कैपिटल डी इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, सो कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी इज ऑलवेज ग्रेटर देन। तो ये हमारा होता है डियर ड्राइंग। आगे देखिए क्या है, कुछ लुब्रिकेशन की हम बात कर रहे हैं कि ड्राइंग में हम लोग लुब्रिकेशन सिस्टम यूज करते हैं। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि फ्रैक्शन वहाँ जनरेट होगा, फ्रैक्शन को कम करने के लिए लुब्रिकेशन को यूज करते हैं। तो यहाँ देखिए डियर क्या है, इन ड्राइंग ऑपरेशन प्रॉपर लुब्रिकेशन इज एसेंशियल। क्यों एसेंशियल होगा, टू इम्प्रूव द डाई लाइफ। अगर डाई और पंच के बीच में हाई फ्रैक्शन फोर्स होगा तो डाई और पंच दोनों घिसेंगे और उनकी लाइफ कम हो जाएगी। तो उस फ्रैक्शन फोर्स को रिड्यूस करने के लिए, मतलब डाई की लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए हम लोग लुब्रिकेशन सिस्टम को यूज करते हैं। सेकेंड बात, टू रिड्यूस द ड्राइंग फोर्स। अब जब पंच आपका हैवी फोर्स लगाएगा, अगर फ्रैक्शन होगा तो फोर्स ज़्यादा लगेगा, फ्रैक्शन कम होगा तो फोर्स कम लगेगा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, डाई एंड पंच पे फ्रैक्शन फोर्स को
या फिर जो हमारा पंचिंग फोर्स है उसको रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लुब्रिकेटिंग सिस्टम का यूज करते हैं। एंड नेक्स्ट हमारा क्या है, टू रिड्यूस द टेम्परेचर मीन्स एज ए कूलेंट। एज ए कूलेंट हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग अपने लुब्रिकेंट को यूज करते हैं पंच एंड डाई ऑपरेशन में, क्योंकि जब पंचिंग होगा फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट होगा, उस हीट को कंट्रोल करने के लिए या रिड्यूस करने के लिए हम लोग लुब्रिकेशन सिस्टम का। नेक्स्ट बात कर रहे हैं टू इम्प्रूव सरफेस फिनिश। सरफेस फिनिश को भी इम्प्रूव करने के लिए लुब्रिकेशन सिस्टम का यूज करते हैं। अच्छा, अब आगे देखिए, जब हम लोग पंच एंड डाई प्रोसेस यूज कर रहे हैं तो डिफेक्ट आपके क्या आ सकते हैं डियर। देखिए एक्चुअल में हमें क्या करना था, डिफेक्ट आपके क्या आ सकते हैं, देखो हमारा क्या है डिफेक्ट इन ड्राइंग, या जैसे हम लोग पहला पढ़ेंगे रिंकल डिफेक्ट। डिफेक्ट इन ड्राइंग में पहला हम लोग पढ़ेंगे रिंकल डिफेक्ट। हमें एग्जैक्ट कट करना था, लेकिन यहाँ पे देखो अगर ये वाशर बनाना था तो यहाँ पे ये रिंकल आ गए हैं। हमें जो है कप बनाना था तो यहाँ पे ये रिंकल आ गए हैं। जो हमारे क्या हैं रिंकल, मतलब कुछ धारियां आ जाएं, धारियां आ जाए, जैसे हम लोग कपड़े में धारियां आ जाती हैं, हम लोग कहते हैं रिंकल आ गए हैं, तो हम लोग एंटी रिंकल क्लॉथ लेते हैं। तो सेम उसी तरीके से जो हमारे मेटल पे इस तरीके के जब ड्राइंग हम लोग करेंगे तो वहाँ पे इस तरीके की ड्राइंग में रिंकल बन जाएंगे, उसे हम लोग बोलेंगे रिंकल डिफेक्ट। तो यहाँ देखिए डियर, एन इनसफिशिएंट ब्लैंक होल्डर प्रेशर केस wrinkle to develop on the flange which may also extend the wall of the cup। अब देखिए ये प्लेट हो गया, ये आपका क्या हो गया पंच हो गया, ये आपका डाई हो गया। अब इस प्रेशर फोर्स को अगर कॉन्स्टेंटली हाई अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड अगर हम अप्लाई करेंगे तो आसानी से ये कट कर बाहर निकल जाएगा। अगर यहाँ पर कुछ वैल्यू फ्लक्चुएट हो अकॉर्डिंग टू दिस मटेरियल तो यहाँ पे क्या होगा, रिंकल जनरेट होने शुरू हो जाएंगे। तो रिंकल बेसिकली क्या होगा, इनसफिशिएंट ब्लैंक होल्डर प्रेशर एंड फोर्स की वजह से जनरेट होगा। अब यह प्रॉपर अगर इसको होल्ड नहीं कर पाएगा तो थोड़ा सा वर्कपीस खिसकेगा, और इस प्रेशर फोर्स की वजह से जब यह खिसकेगा तो रिंकल ऐसे जनरेट। देन आफ्टर नेक्स्ट बात कर रहे हैं फ्रैक्चर डिफेक्ट। फ्रैक्चर डिफेक्ट का मतलब क्या हो जाएगा, हमें कट करना था यहाँ तक, कट देखिए ऐसे हो गया है, या हमें क्या करना था, देखिए इस तरीके से ऐसे था तो ऐसे हो गया है। मतलब उसमें क्या है कि कुछ फ्रैक्चर प्रोड्यूस हो जाएंगे, वह मटेरियल की प्रॉपर्टीज से रिलेटेड फ्रैक्चर डिपेंड करेंगे। देखिए फर्दर टू मच ऑफ ए ब्लैंक होल्डर प्रेशर एंड फ्रैक्शन मेकेस थिनिंग ऑफ द walls and fracture at the flange from a bottom of the corners। मतलब क्या है, हाई फ्रिक्शन और प्रेशर फोर्स की वजह से मेटल में क्रैक्स जनरेट होने शुरू होंगे, जिसे हम लोग बोलेंगे फ्रैक्चर इन ड्राइंग प्रोसेस। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एयरिंग। एयरिंग या ईयरिंग हम लोग बोलते हैं, ईयरिंग डिफेक्ट इन ड्राइंग। तो ये क्या है कि मेटल नीचे कुछ ज़्यादा कट गया, ऊपर कुछ इस तरीके से हो गया, तो ये एक वेवी डिफेक्ट की तरह आपको दिखाई देता है। इस वेवी डिफेक्ट को हम लोग बोलते हैं ईयरिंग डिफेक्ट इन ड्राइंग ऑपरेशन। यह आपका क्या होगा, जब प्रॉपर मटेरियल कट नहीं पाएगा। व्हाइल ड्राइंग इज रोल्ड स्टॉक ईयर और लूप्स टेंड टू अकर बिकॉज ऑफ द एन आइसोट्रॉपिक इंड्यूस्ड बाय द रोलिंग ऑपरेशन। तो इस टाइप के डिफेक्ट को हम लोग बोलेंगे ईयरिंग डिफेक्ट। आगे देखते हैं डियर, नेक्स्ट हमारा क्या है मिस स्ट्राइक। मिस स्ट्राइक का मतलब जहां पे हमें कप को कट करना था उससे थोड़ा सा आगे खिसक गया तो वह प्रॉपर स्ट्राइक नहीं कर पाएगा, उसे बोलेंगे मिस स्ट्राइक डिफेक्ट। दैट मीन्स ड्यू टू द मिस प्लेसमेंट। आपका जैसे मान लो कट यहाँ पे करना था, ये हो गया आपका सपोर्ट, अब यहाँ पे कट करना था, ये खिसक के यहाँ पे चला है तो कुछ इस तरीके से काटेगा, इसे बोलेंगे मिस स्ट्राइक डिफेक्ट। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, ड्यू टू द मिसप्लेसमेंट ऑफ द स्टॉक अनसिमेट्रिकल फ्लेंज में रिजल्ट दिस डिफेक्ट नोन एज मिस स्ट्राइक डिफेक्ट। नेक्स्ट आपका होगा
ऑरेंज पील डिफेक्ट। इस तरीके से क्या होगा, ड्राइंग जब हम लोग कर लेंगे तो ड्राइंग में इस तरीके की सरफेस जो हमारी प्रोड्यूस हो जाती है डियर, इस प्रोड्यूस ऑफ सरफेस को हम लोग बोलते हैं ऑरेंज पील डिफेक्ट। इट इज ए सरफेस डिफेक्ट, यह एक सरफेस डिफेक्ट है। दैट मीन्स ए सरफेस रफिंग या डिफेक्ट इनकाउंटर्ड इन फॉर्मिंग प्रोडक्ट फ्रॉम मेटल स्टॉक दैट हैज ए कोर्स ग्रेन साइज। वहां पे ड्यू टू टेम्परेचर मटेरियल आपके कोर्स ग्रेन साइज में कन्वर्ट होने शुरू हो जाएंगे ड्यू टू टेम्परेचर एंड फ्रिक्शन, देन आपकी सरफेस फिनिश रिड्यूस हो जाएगी। एंड इट इज ड्यू टू अनइवन फ्लो ऑफ द अपीयरेंस ऑफ द ओवर लार्ज ग्रेन्स, यूजुअली द रिजल्ट ऑफ द एनीलिंग एट टू हाई एट टेम्परेचर। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना मटेरियल क्या होगा, हाई एनेल्ड होना शुरू होगा, तो वहाँ अनइवन सरफेसेस जनरेट होनी शुरू होंगी, जो हमारा क्या बनाएगा, वो बनाएगा ऑरेंज पील डिफेक्ट बनाएगा, जो कुछ इस तरीके से है। नेक्स्ट हमारा क्या होगा डियर, नेक्स्ट हमारा होगा स्ट्रेचर स्ट्रेंस लाइक लेडर्स लाइंस। जैसे हमारा क्या होगा, इस तरीके से एक लाइन हमारी प्रोड्यूस होनी शुरू होंगी, जिसे हम लोग बोलते हैं लेडर्स लाइन या स्ट्रेचर स्ट्रेन। ये हमारा क्यों होगा डियर, दिस इज केज्ड बाय प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ड्यू टू इनहोमोजीनियस यील्डिंग। अगर प्रॉपर मटेरियल होमोजीनियस होगा तो हर जगह पे इसकी प्रॉपर्टीज आपकी क्या होंगी, प्रॉपर्टीज आर सेम रहेंगी। जब प्रॉपर्टीज आर सेम रहेंगी तो यहाँ होमोजीनियस मटेरियल कहलाएगा, देन हर जगह पर मटेरियल सेम थिकनेस में डिस्ट्रीब्यूट होगा। लेकिन अनहोमोजेनिटी की वजह से ये मटेरियल कहीं पे इस तरीके से डिफॉर्म होने शुरू होंगे, जिसे हम लोग बोलेंगे स्ट्रेचर स्ट्रेन। यह हमारा हो जाएगा दीज लाइन्स कैन क्रॉस सेक्शन द सरफेस ऑफ द वर्कपीस एंड मे बी विजिबल ऑब्जेक्शनेबल कॉमा लो कार्बन स्टील एंड एल्यूमिनियम सो मोर स्ट्रेच स्ट्रेन। लो कार्बन स्टील और एल्यूमिनियम मतलब लो डक्टाइल मटेरियल में स्ट्रेचेस ज़्यादा मिलेंगे, तनाव ज़्यादा। यह हमारा हो गया। अब सरफेस स्क्रैच आपकी क्या होगी, जब हम लोग पंचिंग कर रहे हैं तो इन सरफेसेस पे कुछ स्क्रैच जनरेट हो जाएंगी ड्यू टू मिस अलाइनमेंट, उसे हम लोग बोलेंगे सरफेस स्क्रैच। तो यहाँ देखिए डियर क्या होगा, डाई और पंच नॉट हैविंग स्मूथ। जब पंच या डाई की सरफेस स्मूथ नहीं होगी तो वहाँ उनके अंदर मिस अलाइनिंग लाइन्स जनरेट होंगी, उसकी वजह से इस पे आपके क्या होंगे, स्क्रैच जनरेट होंगे सरफेस। देन इनसफिशिएंट लुब्रिकेशन की वजह से भी यह सरफेस आपकी। तो चलिए माय डियर, अब हम क्या करते हैं, आयरनिंग प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि आयरनिंग प्रोसेस हमारा क्या होता है। तो आयरनिंग प्रोसेस में केवल और केवल डियर ये होता है, जैसे सपोज करिए ये हमारे पास एक सिलेंडर है, ये हमारे पास एक सिलेंडर है जिसकी थिकनेस हमारे पास ये है, ठीक है, सिलेंडर की थिकनेस हमारे पास ये है। अब इस थिकनेस और ये इसकी क्या है डियर, ये इसकी लेंथ है। अब सपोज करिए कि इसकी लेंथ को बढ़ानी है और इस थिकनेस को रिड्यूस करना है, तो हम क्या करेंगे डियर, इस तरीके से देखो, एक क्या करेंगे, देखो ये थिकनेस हमारी ये थी, पहले हमारी सिलेंडर की थिकनेस ये थी। अब इस थिकनेस को रिड्यूस करके हमें इस थिकनेस पे लाना था, तो यहाँ पे क्या करेंगे डियर, जिस थिकनेस में रिड्यूस करना है उस थिकनेस का एक पंच लेंगे, ये पंच लेंगे और इस शेप की डाई रखेंगे डियर, इस शेप की डाई रखेंगे, ये शेप, इस शेप का डाई रखेंगे, जिससे क्या होगा कि अब मेटल हमारा यहाँ पे था, पहले मेटल हमारा यहाँ पे था, यहाँ से जब ये डाई से इसके अंदर मेटल को कंप्रेस कराएंगे, ये मेटल को कंप्रेस कराते हुए आगे ले जाएंगे तो ये इसकी थिकनेस रिड्यूस होती जाएगी और ये नीचे जाएगा, देन इसकी लंबाई भी बढ़ जाएगी। तो इसी प्रोसेस को डियर हम लोग बोलते हैं आयरनिंग प्रोसेस। तो आई थिंक आयरनिंग प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा कि जब हम किसी हॉलो सिलेंड्रिकल सेल के वॉल थिकनेस को रिड्यूस करके उसकी लंबाई को बढ़ाते हैं, तो बाय द यूज ऑफ डाई एंड पंच, देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड आयरनिंग। तो यहाँ देखिए डियर, आयरनिंग प्रोसेस क्या है, द प्रोसेस ऑफ थिनिंग द वॉल, थिनिंग द वॉल मतलब वॉल की थिकनेस को कम करना, ऑफ ए
ड्रॉन सिलेंडर बाय पासिंग बिटवीन ए पंच एंड डाई। एक पंच और डाई से हम लोग हॉलो सिलेंडर को पास करेंगे, उसकी थिन से उनकी सेल की थिकनेस को कम करना और उसकी लेंथ को बढ़ाना हो। एंड हुज सेपरेशन इज लॉस लेस देन द ओरिजिनल वॉल थिकनेस, जिसकी वॉल थिकनेस क्या होगी, अपनी ओरिजिनल वॉल थिकनेस से कम होगी। जैसे हमारा ये हो गया, ये हो गया ओरिजिनल वॉल थिकनेस T1 और ये हो गया वॉल थिकनेस T2, तो ये हमारा हो जाएगा T1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन T2। देन आफ्टर द वॉल आर थिन्ड एंड लेंथ इंक्रीज while the thickness of the base material unchanged। बेस मटेरियल हमारा क्या होगा डियर, ये वाला जो मटेरियल आपका होगा, ये ध्यान देना, इसकी थिकनेस जो पहले हमारी थी वही रहेगी। इस तरीके से इसकी थिकनेस पहले वही रहेगी। जैसे मान लो आप ग्लास, आपने ग्लास ले लिया डियर, अब ग्लास की थिकनेस सपोज करो ये थी, ये ग्लास की थिकनेस थी, ये ग्लास की थिकनेस थी। अब इस पे हमने क्या किया, एक रैम लगा दिया, एक डाई लगा दिया और एक रैम लगा दिया। मान लो ये डियर हमने क्या किया, एक इस तरीके से हमने एक ऐसी डाई लगा दिया, एक ऐसी डाई लगा दिया। अब ये क्या किया, यहाँ पे हमने एक रैम लगा दिया। अब ये रैम जब इस पे क्या करेगा, प्रेशर फोर्स अप्लाई करेगा, तो ये वाली मटेरियल, ये वाला थिकनेस वही आगे बढ़ेगा, केबल और केबल इस ये जो थिकनेस है डियर, ये बेस की थिकनेस है, ये वही रहेगी। ये साइड वॉल की थिकनेस आपकी क्या हो जाएगी, रेड्यूस हो जाएगी। तो थिकनेस ऑफ बेस मटेरियल आर अनचेंज्ड बिफोर अप्लाइंग डाई देन आफ्टर अप्लाइंग डाई। ये चीज आपको याद रखना है। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं आयरिंग। यहां पे देखिए, ये हमारा क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल ऑफ आयरन प्रोडक्ट इंक्लूड ब्रास कार्टेज केस एंड थिन वाल्ड बेवरेज कैन। तो इस तरीके से थिन वाल्ड बेवरेज कैन एंड ब्रास कार्टेज हॉलो सेल को हम लोग बनाते हैं आयरनिंग प्रोसेस। देन नेक्स्ट प्रोसेस हम लोग देखते हैं डियर, एम्बॉसिंग प्रोसेस। एम्बॉसिंग प्रोसेस में देखिए डियर क्या होता है कि इस तरीके के पट्टी की थिकनेस को कम करने के लिए, देखिए ये हमारे पास वर्क पीस है। अब इस वर्क पीस में सेम जिस शेप का वर्क पीस है उसी शेप को हम लोग, देखो जहां पे इसकी थिकनेस क्या है, कर्व टाइप में मुड़ी है, सेम हम अपने डाई में भी और अपने पंच में भी इस टाइप का शेप दे देंगे। देन जब इसको हम लोग अप्लाई करेंगे तो इसकी थिकनेस क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एम्बॉसिंग प्रोसेस। और ये ऊपर वाली डाई को हम लोग एम्बॉसिंग डाई बोलते हैं और ये नीचे वाली डाई हमारी क्या होती है, बेस डाई होती है। इस तरीके के प्रोसेस को हम लोग डियर क्या बोलते हैं, एम्बॉसिंग प्रोसेस। इसमें देखिए, इट इज अ वेरी शैलो ड्राइंग ऑपरेशन वेयर द डेप्थ ऑफ द ड्रॉन इज लिमिटेड टू 1 और 3 टाइम्स ऑफ थिकनेस ऑफ द बेस मेटल। तो इसकी थिकनेस आपकी लगभग 1 से 3 टाइम्स ऑफ रिड्यूस हो जाती है आफ्टर अप्लाइंग लोड। देन आफ्टर द मेटल एंड द मटेरियल थिकनेस रिमेन्स लार्जर अनचेंज्ड। नेक्स्ट आपका क्या होता है डियर, क्वाइनिंग प्रोसेस। क्वाइनिंग का मतलब क्या होता है, जो हम लोग सिक्के वगैरह बनाते हैं, जो क्वाइन हम लोग यूज करते हैं, उस क्वाइन को बनाने के लिए क्वाइनिंग प्रोसेस का यूज करते हैं। जैसे सपोज करो कि इस शेप का क्वाइन बनाना है, जब आप इसे टॉप से देखोगे तो ये कुछ ऐसे सर्कुलर दिखाई देंगे। इस डाई में कुछ इस तरीके के सर्कुलर रैम दिखाई देंगे। अब इन रैम को सपोज करो, ये रैम हो गया, ये हमारे पास एक वर्कपीस की प्लेट हो गई। अब इस प्लेट को इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, बेस डाई के ऊपर सपोर्ट करेंगे और इससे जब हम लोग कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई करेंगे तो सेम ये जहाँ पे कंप्रेस होगा उस शेप के कॉइन्स हमारे कटकर अलग हो जाएंगे। इसी प्रोसेस को हम लोग क्वाइनिंग प्रोसेस बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, क्वाइनिंग इज एसेंशियली ए कोल्ड फोर्जिंग ऑपरेशन दैट मीन्स below recrystallization temperature quinning process are completed, and then after, except for the fact that flow of the metal occurs only at the top layers and not entered volume। मतलब देखो ये मटेरियल आपका कटेगा, ये ऊपर की ओर फ्लो करता हुआ कलेक्ट होता हुआ चला जाएगा। ये नीचे वाली डाई आपकी सॉलिड है। यहां आप नेक्स्ट डायग्राम में देखो,
यहाँ पे हमारा क्या था, अपर डाई हो गया और यहाँ पे आपका लोअर डाई हो गया। ये वर्क पीस था, यहाँ पे देखो अपर डाई आएगी, इस मटेरियल को काटेगी और काट के यहाँ पे क्या है, एक साथ मान लो ये 3 कॉइन बन गया, ये 2 वाला कॉइन हो गया और ये 1 वाला कॉइन हो गया। तो इस तरीके से कटेगा, फिर कॉइन को हम लोग सेपरेट करके अलग कर लेंगे। तो ये प्रोसेस कहलाता है कॉइनिंग प्रोसेस। तो यहाँ देखिए, कॉइनिंग इज यूज फॉर मेकिंग कॉइन्स, मेडल्स एंड सिमिलर आर्टिकल्स। कुछ मेडल वगैरह जो सील्ड हम लोग बांटते हैं सर्कुलर शेप का मेटल का, तो उस मेडल को या कॉइन को बनाने के लिए हम लोग कॉइनिंग प्रोसेस का यूज करते हैं। तो ये हमारा हो गया। स्पिनिंग क्या होता है डियर, जो हम लोग बाउल यूज करते हैं, बाउल मीन्स कटोरे वगैरह यूज करते हैं, तो कटोरे वगैरह को हम लोग डायरेक्ट नहीं बनाते हैं, एक प्लेट लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, एक हमारे पास ये ब्लैंक हो गया, जैसे सपोज करो एक हमारे पास ये ब्लैंक हो गया, ये फ्लैट सरफेस हो गई। अब यहाँ पे एक बाउल के शेप का हमारे पास ऑलरेडी क्या होता है, ये रोटेट करता हुआ एलिमेंट होता है। अब ये एलिमेंट रोटेट करता रहता है अपने एक्सिस के अबाउट इस तरीके से, और इसको आगे की ओर प्रेस करते हैं, या इस मटेरियल से, इस डाई से इस वर्कपीस को प्रेस करते हैं, तो ये क्या होता है, ये वर्कपीस सेम इसके शेप का एडॉप्ट होता हुआ चला जाता है और ये पूरा का पूरा मुड़ कर यहाँ पे इसके शेप का एडॉप्ट हो जाता है। देन आफ्टर हमारे पास बाउल कंप्लीट मिल जाता है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डियर स्पिनिंग प्रोसेस। स्पिनिंग प्रोसेस से हम लोग कोई भी स्पून, कप, CUP कप एंड बाउल, इन सब ऑब्जेक्ट को हम लोग बनाते हैं बाय द यूज ऑफ स्पिनिंग प्रोसेस। तो इस तरीके से डियर ये हमारा था मेटल फॉर्मिंग का टॉपिक। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक हमने लिख दिया हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का मतलब ये हमने दिया हुआ है, जैसे कुछ नोट पॉइंट। मान लीजिए कि अगर हम वायर ड्राइंग प्रोसेस कर रहे हैं, मतलब पतले तार बना रहे हैं, तो वायर ड्राइंग प्रोसेस में हमारे पास टेंसाइल फोर्स यूज होता है एंड सोप सोल्यूशन के लिए हम लोग इसको बनाते हैं। एक्सट्रूजन प्रोसेस के लिए हम लोग कंप्रेसिव फोर्स यूज करते हैं, एंड ब्लैंकिंग के लिए शियर फोर्स यूज करते हैं, बेंडिंग के लिए स्प्रिंग बैक फोर्स यूज करते हैं, एंड रोलिंग के लिए चैम्बर या कैम्बर यूज करते हैं, ड्राइंग के लिए आयरनिंग प्रोसेस यूज करते हैं, एंड शीट मेटल। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, शीट मेटल ऑपरेशन यूजिंग प्रोग्रेसिव डाइंग पायलट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था, बस इसको फैक्ट की तरह हमने दे रखा था आपको, बस रिवीजन करने के लिए। तो ये था माय डियर हमारा मेटल फॉर्मिंग का टॉपिक। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में एक इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू करेंगे जो हमारा होगा पाउडर मेटलर्जी प्रोसेस। तो आई होप डियर यहाँ तक की चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हुई होंगी। तो चलिए माय डियर, अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पाउडर मेटलर्जी प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक हम लोग डियर यहीं पे स्टॉप करेंगे। थैंक यू माय डियर।